चले देखिए यार, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन। वेव मोशन भी दो टाइप में है। मतलब अगर मैं सीधी बात करूं कि सिलेबस में हमारे वेव किस तरीके से है, तो आप समझेंगे। वेव बेसिकली इसे वेव बेसिकली 2 पॉइंट्स में कवर की जाती है, ठीक है। मतलब जब भी मैं वेव की बात करता हूं तो वेव दो तरीके से कवर की जाती है। क्या? एक मूविंग वाली और एक रेस्ट वाली। तो अब आप सोचोगे कि यार आपने तो सुना था, याद है ना यार सबको, सबने ही सुना होगा कि वेव क्या है। कोई बताएगा वेव क्या है? प्रोपगेशन। यार बोलते जाओ यार, सुने हो कि नहीं वेव? हाँ, ठीक है। सो मतलब सबने सुना होगा कि वेव प्रोपगेशन है। बट मैं बताता हूँ कि वेव सिर्फ प्रोपगेशन नहीं है। वेव कुछ रेस्ट फॉर्मेट में भी हो सकती हैं, ठीक है। सो जब हम इस सेक्शन में जाएंगे तो वो डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वेव मोशन, और सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या? स्टेशनरी वेव। क्या? स्टेशनरी वेव। यार नेम से ही समझ आ रहा है ना कि वो क्या टाइप है, वो किस टाइप में है। ओके, सो वो रेस्ट में है। इसका मतलब पॉइंट आपको समझ आया कि हमें वेव के बारे में और क्लियर पिक्चर चाहिए कि यार एग्जैक्टली वेव क्या है, ठीक है। फिर हम बहुत ही बेटर आइडिया लेके आ पाएंगे। तो यार पहले समझ लेते हैं कि क्लियर करें कि वेव है क्या। वेव क्या है? तो कोई बताए यार वेव क्या है? ऑलरेडी पढ़ा होगा यार बहुत टाइम पे। नाइन्थ में रहता है साउंड वेव करके, साउंड रहता है ना नाइन्थ में, क्लास नाइन्थ में साउंड टॉपिक। यस सर। हाँ, तो उसमें भी सुना होगा आपने कि वेव क्या होता है। कोई बताए एनीवन व्हाट इज वेव? एनर्जी। ठीक है, वेव एनर्जी है। और कुछ क्या यार फॉर्म बाकी? ऑफ डिस्टरबेंस। फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। ओके, थोड़ा सा अच्छा है ये काफी। और कोई यार बाकी कोई? ठीक है, चले कोई बात नहीं। समझ लेते हैं, अपन समझ लेते हैं कि वेव क्या है। बहुत ही सिंपल, स्टार्ट करते हैं। सपोज एक पर्सन है यहाँ पे ए, ठीक है। इसने एक यहाँ पर पर्सन है बी, ठीक। इसने एक स्टोन, इसको एक स्टोन थ्रो करके इसके पास थ्रो किया। ये स्टोन इसे हिट कर गया, ठीक है। मतलब ऐसे करने नहीं लगना है यार, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने एक थ्रोन हिट किया और वो एक किसी पर्सन को हिट किया। इस पूरे सिनेरियो में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आपने स्टोन को क्या किया, मतलब क्या एग्जैक्टली आपने डिलीवर किया स्टोन को? एनर्जी डिलीवर की, सही है यार, ठीक है। ये एनर्जी स्टोन किस फॉर्मेट में लेके जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये इसे हिट कर देगा, तो यार स्टोन स्टॉप हो जाएगा या नहीं? थोड़ा रिबाउंड रिबाउंड हो जाएगा मान लेते हैं। तो मान लेते, अच्छा छोड़ो, हिट नहीं किया यार, कैच कर लिया। कैच कैच खेल रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। सो चलो इसने कैच कर लिया। सो अभी ये स्टोन क्या हो जाने वाला है? स्टॉप। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल में? कौन सी पोटेंशियल यहाँ पर? यार सब एकदम ऐसे सो के आके और बस लेक्चर अटेंड करने आ जाओ, ऐसे नहीं रहो। थोड़ा सा कुछ इंटरप्रिटेशन बताते जाओ। कंज्यूम हो गई। हाँ, कंज्यूम हो गई भाई, शिव प्रसाद सही है। कंज्यूम किसने कर ली? ये पर्सन ए था और ये पर्सन बी। किसने कंज्यूम कर ली? बी। बी ने एब्जॉर्ब कर लिया। और वो किस कई फॉर्मेट में एब्जॉर्ब हो सकती है। वो उसके पाम पे इम्पैक्ट डालेगा, तो वो पाम पे पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। थोड़ा सा हीट वगैरह भी आएगी। तो मतलब काफी सारी चीजों में कन्वर्ट हो सकती है वो एनर्जी, एब्जॉर्ब हो सकती है वो बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। यह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है ना?
अब बताओ यस सर। कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड बताओ क्या है, किस मोड के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, चेक ऑब्जेक्ट थ्रो करके ना। यार कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस Yes, हाँ। sir. यार एक दो लोग आंसर करते जाओ यार, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं, बट कुछ लोग तो यार पार्टिसिपेट करते ही जाए। तो पॉइंट यहाँ पर तभी यार देखो, जब आप लोग कुछ आंसर करोगे, कुछ रैंडम सा बोलोगे, गलत सलत कुछ बोलोगे, तभी तो यार मैं और सही बात बोल पाऊंगा ना। लेकिन सिर्फ मैं ही बोल दूंगा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो चीजें ऑब्जर्व की, क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ और क्या मोड यूज किया हमने, क्या मोड ऑब्जेक्ट यूज किया, ऑब्जेक्ट थ्रो। अब यार बहुत सारे मोड है एनर्जी ट्रांसफर करने के। क्या यार, यहाँ पर हमने एक लगा दी वायर और यहाँ पर लगा दिया एक बल्ब। ठीक, यहाँ पर लगा दिया क्या, एक बल्ब, और इस वायर से करंट पास की, मतलब कौन सी एनर्जी दी यहाँ पर हमने, Electric. इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मोड क्या यूज किया, Wire. वायर वायर यूज किया, सही है। तो बेसिकली अगर हमें एनर्जी ट्रांसफर करना है तो क्या चीज चाहिए हमें, एक मोड चाहिए। किस किस मोड के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे ये हमें चाहिए, ये हमें यहाँ पर पता चला। अब तो इसका मतलब कितने मोड्स होंगे, इनफाइनाइट वेज हो सकते। मोड मतलब क्या हुआ, मोड मतलब वेज, कितने वेज से हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यार बहुत इनफाइनाइट वेज है ना, मतलब बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के। अब उसके एक स्पेसिफिक मोड को क्या बोलते हैं, वेव। तो वेव क्या है, बेसिकली इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ना होगा कि कौन सा स्पेसिफिक वाला मोड है, ये समझ आया कि नहीं। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं कि क्या स्पेसिफिक वेज है। बहुत ही सिंपल एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक क्लासरूम का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर हूँ क्लासरूम में और ये बेंचेस हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स है, ठीक है। सो यार हुआ ये कि सपोज मैंने आपको यहाँ पर दी कि यार ये बुक ले लो, ये बुक, और ये पीछे पास कर दो यार इस लास्ट स्टूडेंट को। तो आपने बुक ली, आप उठे अपने प्लेस से और मूव करके जाकर आपने उसे बुक दे दी। तो यहाँ पर बुक क्या हो गया, फिजिकल एलिमेंट हो गया ना। ठीक, तो बेसिकली बुक मतलब समझो कि क्या है, कोई आपने एनर्जी दी, कोई एक एनर्जी का पैकेट दिया, क्या दिया, एनर्जी का पैकेट दिया, और बोला कि यार ये लास्ट पर्सन को दे आओ। तो ये पर्सन क्या गया, यहाँ से उठ के गया और पीछे वाले को दे दिया। बताओ ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ या नहीं। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एनर्जी है, मतलब ऐसे बहुत सारे मोड है। क्या इसने ली बुक और ऐसे थ्रो कर दी, बहुत स्टाइल में थ्रो की कि सीधा इसने कैच कर ली। अभी अभी हमने देखा यार ये वाला मोड ऑफ एनर्जी। डन। अब एक मोड ऑफ एनर्जी मैं बताता हूँ। क्या ये क्या करे, बुक इससे लेगा, मान लेते हैं चेयर्स पास पास में, चेयर ज्यादा दूर नहीं है, इसने बुक ली और ये अपना प्लेस चेंज नहीं किया। ये यहाँ से टर्न हुआ, मैं ये इरेज करता हूँ, ये यहाँ से टर्न हुआ और इसने टर्न होके बुक इसे दे दी। इसने अपनी आर्म्स आगे पुल की और वो बुक ले ली। डन। फिर ये जो पर्सन बी है, मान लेते हैं ABCD, ये जो है पर्सन, इसने बी ने वापस सी को दी और सी ने ऐसे बुक को ले लिया। फिर सी ने वापस दे दिया किसे, बी को, और बी ने बुक को ले लिया। ये प्रोसेस हुई। तो यार ये भी तो एक मोड ऑफ ट्रांसफर हुआ ना। यस सर। हाँ, इस मोड में एक खास बात हुई है, एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली कि क्या पार्टिकुलेट डिस्टर्ब हुआ। हाँ हुआ यार, पार्टिकुलेट डिस्टर्ब तो हुआ। आगे आए, पहले उसने ऐसे बुक ली फिर पीछे दी, पार्टिकल भी डिस्टर्ब हुआ या नहीं। Yes. उसने ऐसे बुक ली और फिर सी को दी, सब लोग डिस्टर्ब हुए। पर एक चीज बहुत ही बात ध्यान दी, आफ्टर द डिस्टर्बेंस वाज पास्ड, जब वो डिस्टर्बेंस चला गया, मतलब बुक पास हो गई, ए वापस से कहाँ आ गया, Initial. इनिशियल में, सेम प्लेस पे सेम जगह पे आ गया।
तो इसका मतलब ये एक इतना अच्छा मोड ऑफ ट्रांसफर था जिसमें एक थोड़ा देर डिस्टर्ब तो हुआ लेकिन अपना प्लेस चेंज नहीं किया उसने। समझ आया? तो एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर जिसमें पार्टिकल डिस्टर्ब तो होगा बट कंक्लूजन क्या रहने वाला है? सेम प्लेस पे रहने वाला है वो। तो मतलब अगर मैं वेव को डिफाइन करूं तो इसी चीज को वेव बोलते हैं, एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जिसमें ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज नहीं करता है, इवन वो डिस्टर्ब होता है व्हेन द वेव इज पासिंग बाय, लेकिन अपना एट द एंड प्लेस क्या करता है? चेंज नहीं करता है। यहां तक समझ आया? Yes. Yes, sir. तो क्या ये जो ट्रांसफर ऑफ बुक है, क्या मैं बोल दूंगा कि ये ट्रांसफर ऑफ बुक वाज अ वेव? मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये ट्रांसफर ऑफ बुक वाज अ वेव? नो। इसने एक कंडीशन तो सेटिस्फाई की कि कौन सी? कि मोड में जो पार्टिकल थे वो डिस्टर्ब हुए बट सेम प्लेस पर आए। बट एक और कंडीशन होती है वेव की कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्योर एनर्जी। क्या? प्योर एनर्जी। मतलब यहां पर तो मैंने फिजिकल ऑब्जेक्ट को ही मूव करा दिया ना, तो वो ऑब्जेक्ट में भी की कैरी कर सकता है एनर्जी, बट दैट इज नॉट द प्योर एनर्जी। प्योर एनर्जी का सेंस मेरा ये है कि सिर्फ एनर्जी ही होनी चाहिए वहां पर। तो प्योर एनर्जी मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट को नहीं ट्रांसफर कराओ, सिर्फ क्या ट्रांसफर कराओ? एनर्जी। यानी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूं तो ऑब्जेक्ट के पास क्या एक स्पेशल चीज होता है? मास। तो प्योर एनर्जी को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो बोलेंगे हम कि एक ऐसा एनर्जी जो मास नहीं रखे। तो मतलब यहाँ पर ये है कि प्योर एनर्जी इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस। क्योंकि यार डिस्टर्बेंस ही एक ऐसा सिनेरियो होगा जो मास नहीं कैरी करेगा, क्योंकि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया तो फिर उसमें मास आ जाएगा ना। तो एनर्जी के डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं उन्हें हाईलाइट करूंगा। एक है ये और दूसरी क्या है? प्योर एनर्जी। तो क्या वेव के बारे में जो मैं समझाना चाह रहा था कि वेव चैप्टर में हम क्या स्टडी करते हैं, किस टाइप का होता है वेव एनर्जी ट्रांसफर, वो समझ आया कि नहीं? दो प्राइम कंडीशंस है। क्या है? नंबर 1, मोड ऑफ ट्रांसफर ऐसा होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब तो हो बट क्या चेंज नहीं करे? अपना पोजीशन चेंज नहीं करे। और नंबर 2 क्या होना चाहिए? प्योर एनर्जी होनी चाहिए, मास वगैरह ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है वेव की अभी डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी। क्या हुआ वेव? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन विच, अच्छा वो जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी वो जो पर्सन ए बी सी थे वो क्या बन जाते हैं? उनको हम बोलने लग जाते हैं क्या? मीडियम। जहां से आप एनर्जी पास करा रहे हो तो वो जो उसके पार्टिकल है वो बन जाते हैं उस मीडियम के पार्टिकल। तो एनर्जी जिससे पास कराते हो वो क्या बन जाता है हमारा? मीडियम। तो मीडियम समझ आया? Yes, sir. Okay. हाँ, so it is a mode of transfer of energy in which the particles of mediums, in which the particle of medium are disturbed. So the particles of mediums are disturbed, but किस सिनेरियो तक? It is a mode of transfer of energy in which the particles of medium are disturbed, but they do not change
देयर प्लेस। सो वो कब तक डिस्टर्ब रहेंगे? जब तक कि वहां से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। जैसे ही बंद, वो वापस अपने प्लेस पे आ जाएंगे। सो दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस मीन्स दे remains disturbed. They remains disturbed till the transfer is taking place. क्लियर? तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो मीडियम के पार्टिकल है वो डिस्टर्ब होंगे बट अपना प्लेस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या हुई कि प्योर एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो मैं फाइनलाइज करता हूं यहाँ पे कि सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं ना, वो पार्टिकल अपनी मोशन को बार बार रिपीट करेंगे अगर आप उन्हें एनर्जी कंटिन्यूअस देते रहोगे। मतलब सपोज वो जो हमने ए बी सी डिसाइड किए थे, आप क्या करो, बुक्स दे रहे हो, आप कंटिन्यूअसली बुक्स देते जाओ, 1 2 3 ऐसे 5 बुक्स दो, तो ये क्या करेगा, पहली एक लेगा, हैंड ओवर करेगा, तुरंत दूसरी लेगा, हैंड ओवर करेगा, तीसरी लेगा, हैंड ओवर करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप एनर्जी देते जाओगे उसकी मोशन कैसी होती जाएगी, रिपीट होगी ना। तो इसका मतलब मीडियम पार्टिकल्स कैसी मोशन करते हैं, रिपीट वाली, पीरियोडिक करते हैं। और हमें पता है कि यार पीरियोडिक में अगर वो अपना पाथ बार बार रिपीट करने लग गया, पाथ ऐसे आया इधर गया फिर वापस इस पाथ से ले लिया उसने, तो अगर वो ऐसे रिपीट करता है, या एनी डाउट? ओके, सो अगर वो अपनी मोशन बार बार रिपीट करता है ऐसे पाथ से, तो उस पीरियोडिक को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। अच्छा यार, ऑसिलेशंस में भी हमें पता है कि हमने पूरा चैप्टर में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है, क्या, एसएचएम। देयर विल बी एन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, बट हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एसएचएम। इसका मतलब ये होगा कि वेव बहुत सारी होंगी, वेव बहुत सारी होंगी, बहुत सारी रिपीटेटिव मोशन हो सकती हैं, बहुत सारी पीरियोडिक हो सकती हैं, बहुत सारी ऑसिलेशन हो सकती हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, एक ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल जो पीरियोडिक मोशन कर रहा है वो क्या हो, कौन सी वाली हो वो पीरियोडिक मोशन, एसएचएम हो। ठीक है। सो अपन वापस आते हैं, पहले एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर बात करेंगे कि हमें पूरे ऑसिलेशंस नहीं देखना होता है, सिर्फ हमें एसएचएम देखना होता है। तो यहाँ पर फाइनल लिखते हैं, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, a mode of transfer of energy in which the medium particles, in which the particles of medium transfer the energy through oscillations or vibrations, through oscillations or vibrations। और इसमें एक काम की बात क्या हो जाएगी कि वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है बट क्या ट्रांसफर नहीं होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एनर्जी के साथ साथ एक टर्म और आता है, क्या, मोमेंटम। एनर्जी के साथ साथ एक टर्म आता है मोमेंटम। पॉइंट ये आता है कि जब आप वेव की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप ये देखोगे, इट कैन ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ बट नॉट द मास। तो यार ये बताओ यार, बिना मास के मोमेंटम हो सकता है क्या?
No, sir. No, sir. नहीं। अच्छा, तो यार थोड़ा सा हम जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने? हाँ, sir. Yes. अच्छा, टेंशन नहीं लेना, मैं फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में ये पढ़ाता हूँ, बट थोड़ा सा मैं वहां पे सुनना चाहता हूँ। आपने एक टर्म सुना होगा कि एनर्जी को हम लिखते हैं H इंटू न्यू, ऐसा सुना है? Yes, sir. Yes. फ्रिक्वेंसी Yes. के फॉर्मेट में, या फिर लिखते हैं HC बाई Lambda. लैम्डा। अच्छा, वहां पे आपने एक नेम सुना होगा, दी ब्रॉगली, सुना है क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो कुछ याद है कि दी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? H upon MV. H अपॉन P बोलो, MV हटा दो। Okay. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ एक मोमेंटम, सो H अपॉन लेमडा, मतलब लेमडा बाद में अभी पढ़ाएंगे अभी आगे, ये क्या है? वेवलेंथ है, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। इसका मतलब ये है कि अ वेव कैन कैरी द मोमेंटम। मैंने अभी यहाँ पर m नहीं यूज किया है, h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है। ये लेमडा क्या है? वेव की एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए जरूरत होती है कि मोमेंटम के लिए मास चाहिए होता है, बट लाइक लाइट, इसके पास मोमेंटम होता है बट मास की जरूरत नहीं है। बट एक हाइपोथेटिकल मास हम मान लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं फिर? Photon. फोटॉन्स। तो ये जो स्टडी थी वो पूरी फोटॉन की थी। तो अपन क्यों इतना डीप जाएंगे, क्योंकि अपन मॉडर्न फिजिक्स में ये सारी चीजें सीखेंगे। तो अभी सिर्फ मैं सिंपल वे पे लिखूंगा कि वेव क्या क्या काम कर सकती है। वेव मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। सो थ्रू वेव transfer of energy and momentum take place. Not the mass. ठीक है, तो वेव का मतलब ये है कि वेव से एनर्जी और मोमेंटम पास होगा, बट मास के बारे में नहीं होगा। तो याद है मैंने बताया था कि नोटबुक अगर हम पास करा रहे, तो क्या नोटबुक एक वेव हो जाएगी क्या? ट्रांसफर ऑफ नोटबुक, क्या वो एक वेव होगी क्या? No, sir. नहीं। No, तो कैसे पहचानेंगे कि यार प्योर एनर्जी या प्योर मोमेंटम है? तो प्योर एनर्जी मतलब ये है कि आप कुछ भी मास मत दो, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करो। सो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि आप सपोज एक क्यू में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सन एक क्यू में खड़े हुए हैं, और आप क्या करो, इसको धक्का दे दो, पुश कर दो। तो क्या आपने कुछ मास ट्रांसफर किया क्या? नहीं, आपने सिर्फ क्या ट्रांसफर की? प्योर एनर्जी ट्रांसफर की। और बिकॉज आपने पुश किया इसे, तो इसका जो पुश है वो इसको आगे पुश कर दिया, फील हुआ, और ये आगे पुश हो गया, इसने एनर्जी इस वॉल को ट्रांसफर कर दी। हाँ, ऑफकोर्स वो हिट हो जाएगा, लगेगा यार उसको, तो ऐसे धक्का नहीं दे देना, बट ये बन जाएगा क्या? एक वेव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने कोई मास नहीं दिया कि ये लो जाओ बुक लेके वॉल पे थ्रो कर दो। नहीं, यहाँ पर आपने उसे पुश किया, प्योर एनर्जी ट्रांसफर की, या बोल सकते हो मोमेंटम ट्रांसफर किया, वो आगे तक जाएगा। समझ आया कि नहीं कि किसे वेव बोलेंगे और किसे नहीं? यार समझ आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. हाँ, अभी एक और एग्जांपल, ये मतलब बुक्स में रहता है, बहुत ज्यादा रहता है बुक्स में। एक पॉन्ड है या कोई एक वाटर बॉडीज है, उसमें क्या करो, एक स्टोन थ्रो करो। सुना है कि नहीं यार? कभी पढ़ा हो अगर? Yes, sir. चलो ठीक है, ऑफ कोर्स तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे भरोसा है। रहता है, क्लास 9th में साउंड वेव समझाने से पहले थोड़ा सा वेव समझाते हैं। तो अगर आप एक स्टोन यहाँ पे थ्रो करेंगे वाटर में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसे 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 वाटर जो है मूव करने लग जाता है। तो बेसिकली आपने स्टोन थ्रो करके, ऑफ कोर्स मास थ्रो किया, यहाँ पर आपने मास थ्रो किया, बट क्या है वो मास कहीं जा रहा है क्या? स्टोन कहीं जा रहा है क्या? नहीं, स्टोन तो नीचे जा रहा है, बट उस स्टोन की जो काइनेटिक एनर्जी डिसिपिएट होगी, वो इस वाटर के सरफेस पे ऐसे मूव करने लगेगी आगे की तरफ।
तो इसका मतलब ये जो वाटर सरफेस पर ये बना है ये एक वेव है, क्योंकि यहाँ पर स्टोन की जो एनर्जी है वो सरफेस के थ्रू आगे मूव हो रही है। समझ आया क्या वेव का एग्जांपल? यस। अच्छा यार, अब एक चीज नोटिस करना कि क्या कंटिन्यूअस होता रहता है क्या ये प्रोसेस? मतलब अगर आपने स्टोन थ्रो किया तो, हाँ कंटिन्यूअस स्टोन नहीं थ्रो करना, अगर स्टोन थ्रो किया तो क्या ये वेव ऐसे कंटिन्यूअस रहती है क्या? नहीं। आप ये चीज नोटिस करोगे, देखो क्या नोटिस करोगे, अगर आपने ऐसे एक स्टोन थ्रो किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक कुछ जनरेट हुई एक रैंडम सा डिस्टर्बेंस, अब वो डिस्टर्बेंस आगे मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप थोड़ी देर में देखोगे ना, यहाँ से पानी नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पर वाइब्रेशन रहेगा, फिर थोड़ी देर में देखोगे तो यहाँ से नॉर्मल होके कहाँ पर बचेगा, यहाँ। हाँ, ये प्रोसेस धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, तो पहले आपको यहाँ पर दिखेगी काफी ज्यादा वेरिएशन, फिर यहाँ पे थोड़ा कम वेरिएशन और फिर लास्ट में और कम वेरिएशन। इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स एनर्जी बीच में क्या हो रही होगी, एनर्जी बीच में क्या हो रही होगी, डिसिपिएट हो रही होगी ना यार, समझे कि नहीं? एनर्जी बीच में क्या हो रही होगी, डिसिपिएट हो रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी डिसिपिएट होगी, तो इसलिए ये जो ये वेव जैसा बनेगा, वहां पर आपको देखने को जो मिलेगा फिजिकल चेंजेस वो स्लो होते जाएंगे, बट क्या देखने को मिलेगा, एट अ टाइम पूरे मिलेंगे क्या? नहीं, पहले वो यहाँ पर मिलेगा, फिर आगे मिलेगा, फिर आगे मिलेगा। इसका मतलब ये कैसी वेव है, एक ऐसी वेव है जो ट्रैवल कर रही है। समझ आया क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ओके, अब समझे। सपोज बात कर लेते हैं गिटार की। यार एक मिनट, गिटार का तो फिगर ही नहीं बना पाऊंगा मैं, ऐसे समझते हैं, गिटार की स्ट्रिंग को टारगेट करते हैं, ठीक है ये। अब अच्छा, गिटार गिटार बजाना कितने लोग जानते हैं? गिटार कौन बजा लेता है क्लास में? विश्वराज। विश्वराज, चलो ठीक है, विश्वराज को अलग से नंबर लगाते हैं इसका। साईराज पक्का तुम्हारा दुश्मन है विश्वराज, देख लेना, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को क्या करें, वाइब्रेट करें थोड़ा सा, तो यार हम क्या लगा रहे हैं अपने फिंगर से, क्या अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी। यार हम एनर्जी दे रहे हैं ना, वाइब्रेट मतलब अपनी फिंगर्स को ऐसे वाइब्रेट करवा रहे हैं स्ट्रिंग में, सो हम बेसिकली क्या डाल रहे हैं वहां पर, अपनी एनर्जी। अब बताओ, वहां पर एक देखोगे कि स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, तो यहाँ पर भी एक वेव जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी किसे दे दी, आपने अपनी एनर्जी किसे दे दी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को। क्या स्ट्रिंग कहीं गायब हो गई क्या, चली गई क्या कहीं? नहीं, वहीं पर है। तो वो मीडियम क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया आपका String. मीडियम, और स्ट्रिंग के पार्टिकल वाइब्रेट होने लगे। क्या यहाँ पर वेव ट्रैवल कर रही है क्या? नहीं। तो ये जो स्ट्रिंग में वेव जनरेट हुई है, ये किस टाइप की वेव हो गई, स्टेशनरी। स्टेशनरी वेव हो गई। सो ये स्टेशनरी वेव हो गई। सो यही मैंने बताया था कि वेव दो टाइप की होगी, एक जो चलेगी, मतलब ये कौन सा एग्जांपल, वाटर पॉन्ड पे स्टोन थ्रो करने वाला, और एक एग्जांपल स्ट्रिंग का, गिटार का, जो कि स्टेशनरी वेव है। तो यही वाले दो मेजर वेव्स को हमें डिस्कस करना है, तो अपन इनके डिस्कशन पे चलते हैं। फिर यहाँ तक समझ आया कि नहीं, वेव के बारे में पूरा बेसिक समझ आया कि यार हमें चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है, क्या डिस्कस करना है कि नहीं? तो हमें एक तो नॉर्मल वेव डिस्कस करना है और एक स्टेशनरी वेव डिस्कस करना है, ठीक। तो बात करते हैं कि वेव कितने टाइप की होती है, मेजर। तो वेव आपको ऑलरेडी पता है कितने टाइप की होती है वेव के, देयर आर टू टाइप्स, बताएं। मैकेनिकल वेव। यस, सो देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स। कौन कौन सा, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। तो पहले लिख लेते हैं क्या, मैकेनिकल।
और दूसरा क्या है, नॉन मैकेनिकल। तो पहले मैकेनिकल देख लेते हैं, फिर नॉन मैकेनिकल को देख लेंगे। तो बताएं मैकेनिकल वेव कैसे डिफाइन होती है? requires mode to transfer. ओके, मैंने भी बताया कि यार मुझे एनर्जी पास करना है बिना मीडियम को डिस्टर्ब किए, तो एक टर्म बार बार आता है क्या, मीडियम। तो पहले तक हमें पता था कि यार वेव को मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम। मीडियम की। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, उन्होंने बताया यार कि नहीं यार, विदाउट मीडियम भी वेव मूव कर सकती है, और उन्होंने उन्हें क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर वेव के दो टाइप देखें तो एक होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल। तो अभी तक की जो वेल नोन नॉन मैकेनिकल वेव्स है वो किस कैटेगरी में आती हैं, EM. ईएम वेव में। अभी बाकी पता नहीं आगे क्या रिसर्च हो जाए, क्या नई वेव खोज के लेके आ जाए, पता नहीं है। बट अभी तक जो रिसर्च है वो नॉन मैकेनिकल वेव की क्या है, ईएम वेव। तो इसका मतलब पहले हमें पता था कि मीडियम ही चाहिए, लेकिन अभी हमें पता चला कि यार विदाउट मीडियम भी काम बन सकता है। सो पहले देखते हैं मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। द वेव्स व्हिच रिक्वायर्स the waves which require a medium to propagate. ओके, उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो मतलब इसका मतलब जितनी सारी हम वेव देखते हैं वो सारी क्या है, मैकेनिकल वेव। जैसे हमने एक पॉन्ड पे स्टोन थ्रो किया, हम एक साउंड जनरेट करते हैं, आपको भी पता है कि साउंड भी एक वेव है। सो मैं अभी डिटेल में उनको नहीं बता रहा हूँ, जस्ट पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। साउंड वेव, सी सरफेस वेव। आप किसी स्ट्रिंग में जनरेट कर रहे हो, जो गिटार वाला एग्जांपल दिया था मैंने, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रिंग वेव। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अपन दूसरा काम की बात कर लेते हैं, क्या, नॉन मैकेनिकल। बताएं ये क्या हो जाएंगी, नॉन मैकेनिकल वेव। required a तो medium. हाँ, विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि यार हमारी वेव की डेफिनेशन ही गलत हो गई फिर। क्योंकि वेव तो हमने क्या बोला कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आगे क्या लाइन लिखी है, थ्रू द ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशंस ना। इसका मतलब ये डेफिनेशन चेंज कर देनी चाहिए थी हमें, क्योंकि जब यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है तो क्या ऑसिलेट होगा। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? Yes. ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर तो क्या होता है कि ऑफ कोर्स जरूरत नहीं होती, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें ऑसिलेशंस किसके हो रहे होते हैं, यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। तो बेसिकली कोई भी नॉन मैकेनिकल वेव है, ये गारंटीड है फॉर श्योर कि वो किससे मिलके बनी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं ऑल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल आप जानते हैं, बेस्ट एग्जांपल है हमारा लाइट, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, सब कुछ। सो आप यहाँ पर समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नॉन मैकेनिकल वेव है, मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए। तो क्या चीजें इसमें प्रोपोगेट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक पॉइंट समझ आया? अब यार इसको डिटेल में तो हम ईएम वेव चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यार थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम देखें कि यार एक्सरेज वगैरह इन सब को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, Spectrum. हम एनर्जी देते हैं,
सपोज मोबाइल है, रेडियो है, एफएम है, कोई सी भी चीज है, आपने एनर्जी दी और वो वहां से क्या जनरेट करता है, ईएम वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। थोड़ा सा लाइट के बारे में सोचते हैं यार, सन के पास ऐसी कोई एनर्जी है क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट करने लग जाएगी? तो जो सन से लाइट आती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई? ये टर्म समझ आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉन मैकेनिकल होती हैं, मतलब उनमें कौन सी चीजें ऑसिलेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और Magnetic. मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। अब बताओ यार, लाइट के पास कहां से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? सोचो यार, बताओ थोड़ा सा। तब तक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यार सोच के बताना भी है, कुछ बोले। Air particles. हे, विदाउट एयर मूव करती है वो, विदाउट एनी मीडियम। हाँ, सन से लाइट विदाउट एनी मीडियम आती है, सही है। मैंने कहा उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई यार लाइट के पास, ये पूछना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन रहता है क्या लाइट में? थोड़ा तो सही है, थोड़ा सा और डिटेल बताएं। फोटॉन। photons. फोटोन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ जाएगी? पीरियोडिक मोशन की वजह से। ठीक है, समझे। मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं, सिर्फ बहुत ही सिंपलर वे पे बताऊंगा। लाइट निकलती कैसे, पहले ये बताओ। ये मत बताना कि सन में सर बहुत सारी आग जल रही है और लाइट निकल रही है, ये वाला मत बताना। वो जो लाइट आ रही है वो एग्जैक्टली थोड़ा साइंटिफिक वे में बताओ कि लाइट कैसे आ रही है, क्या है लाइट एग्जैक्टली, सन से लाइट क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। ये नहीं बोलना कि सर बहुत सारी आग जल रही है और लाइट आएगी। चलो यार टेंशन नहीं लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचो। अब बताओ। सर हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, वो लाइट के फॉर्म में भी रिलीज होती है। एग्जैक्टली कि जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो केमिकल रिएक्शन अगर इस टाइप की हो रही है, आपने बोर मॉडल पढ़ा है ना। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल गई, मतलब वो एनर्जी उसने खुद ले ली, और ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया, बाहर के ऑर्बिट्स में, तो ये कंपल्सरली रिटर्न आएगा। और जब ये रिटर्न आएगा तो क्या निकालता है एनर्जी, किस फॉर्मेट में, एच न्यू के फॉर्मेट में निकालता है। और ये न्यू ही बताता है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज की लाइट आएंगी। इसका मतलब वेव की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी क्या, फ्रीक्वेंसी। उससे डिफाइन करेंगे हम वेव को। ओके, तो बेसिकली खैर छोड़ो, अभी ईएम वेव हम अलग से चैप्टर है फिजिक्स में, टेंशन नहीं लेना। फिजिक्स में पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हम इसे स्किप करते हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या पढ़नी है, ये चैप्टर में हमें सिर्फ क्या पढ़नी है भाई, सिर्फ मैकेनिकल वेव पढ़नी है हमें। ठीक है, सो देखिए मैकेनिकल वेव कितने टाइप की रहती हैं। सो यहाँ पर फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देयर आर two type of mechanical waves. There are two type of mechanical waves. I guess already आपको पता होंगे क्या दो टाइप है। पहला Transverse wave. ट्रांसवर्स एंड ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूड। दूसरा Longitudinal. यस, दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव, अब इसे समझने के लिए पहले हम वापस आते हैं कि यार हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है।
तो पता है हमें पहले एक मीडियम चाहिए होगा। तो बेस्ट वे टू डिसाइड अ मीडियम इज कि हमने ये एक रोप ले ली। क्यों हमने एक ऐसा मीडियम लिया जो हमें दिख रहा हो? ऐसा नहीं है कि रोप नहीं, कुछ और नहीं ले सकते, ले सकते हैं। आप एक पाइप में क्या ले लो, लिक्विड ले लो। लिक्विड क्या बन गया? मीडियम। आप रोप के जगह लिक्विड ले सकते हो, वो बन जाएगा क्या आपका? मीडियम। सपोज मेरा मन लिक्विड लेने का नहीं है, मेरा मन क्या है? गैस लेने का है, गैस। सो वो एटमॉस्फेयर में ऐसा गैस आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा इस बार हमारा? मीडियम। मतलब एयर बन जाएगा क्या हमारा? मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि कुछ फर्क नहीं है, वेव सब में प्रोपोगेट कर सकती है। पॉइंट ये है कि लिक्विड में ऑब्जर्व करना टफ है और गैस में तो और भी ज्यादा टफ। क्यों? विजिबिलिटी नहीं है, विजिबल नहीं हो पाएगा आपको वो देख पाना। क्यों? क्योंकि लिक्विड को कवर करके रखोगे तो देख पाना टफ नहीं होता। हाँ, आप कुछ बोलेंगे सर ग्लास की ट्यूब ले ले। हाँ, ग्लास की ट्यूब ले लोगे तो दिख जाएगा। गैस का सेम चीज है, विजिबल नहीं होगा, बट सॉलिड में बिल्कुल विजिबल होगा। ठीक, अब देखें क्या। अब हमने ऐसे एनर्जी दी। एनर्जी मतलब क्या किया आपने? ऐसे इसे हिट कर दिया यहाँ से। ठीक, अगर आपने यहाँ से हिट किया तो आप देखोगे कि ये सेक्शन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, बट और कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये उठेगा ऊपर, फिर वापस क्या होगा? वापस से नीचे आ जाएगा ना। क्या एनर्जी इस तरफ जाएगी? क्या एनर्जी इस तरफ जाएगी? क्या नहीं जाएगी भाई। वो बुक में फिगर बना होता है ऐसे, बुक में ऐसे देखते होगे, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से हमने क्या किया, एक ऐसे एनर्जी दी, ये एनर्जी आगे ट्रेवल करेगी। भाई खुद फील करो, आप ऐसे रोप लो, यहाँ पर एक रोप यहाँ से थोड़ा सा होल्ड कर लो और ऐसे ऐसे हिट करो यहाँ पर कुछ, क्या ये एनर्जी यहाँ ऐसे ट्रेवल करेगी? नहीं यार। अबे रियल लाइफ का एग्जांपल देखो, एनर्जी ऐसे ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है, रुको बताते हैं। ठीक है, मैं यार एक पेपर ले रहा हूँ, मैं ये पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी इस पेपर में अगर मैं यहाँ पर हिट करूँ ऐसे, तो क्या एनर्जी यहाँ दिख रही है क्या कि तुम्हें इस एंड तक जा रही है? ऐसे हिट करूंगा तो तुम्हें सिर्फ यहीं पे दिखेगा ना वाइब्रेशन। क्या यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि ये ट्रेवल कर रहा है जो बुक में बना देता है? नो सर। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो समझो यार, वो जो बुक में होती है वो स्टोरी रियल नहीं है। कभी ऐसे फील ही नहीं कर पाओगे वेव में चल क्या रहा है। बस आप सुन लेते हो कि एनर्जी दी, एनर्जी ट्रेवल कर रही है। अरे मतलब कुछ तो रीजन होगा ना ट्रेवल करने का। पहले बताओ आईडीएस क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं है कि वेव को आपको जब मन करेगा तब ट्रैवल करा दोगे कि लो भाई मैंने एनर्जी दे दी, मेरा काम हो गया, बन जाओ वेव। नहीं, वेव ऐसे नहीं बनेगी। वेव किस पे डिपेंड करेगी? सॉलिड पे। किस पे डिपेंड करेगी? इस सॉलिड पे, कि वेव बनेगी भी कि नहीं या टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब वेव के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी वेव की मूवमेंट के लिए, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी ये इंश्योर करेगी क्या? क्या इंश्योर करेगी? देखना क्या इंश्योर करेगी कि जैसे ही आपने इसको ऊपर किया, जैसे ही आपने इसे ऊपर हिट किया, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या लाने का ट्राई करेगी? इसे नीचे लाने का ट्राई करेगी। याद है कि नहीं इलास्टिसिटी थोड़ा सा? अच्छा, अब अगर ये नीचे लाने के लिए जब कोई भी चीज, सपोज आपने ऐसे इलोंगेट किया तो ये पार्टिकल दूर चला गया है, आपने इलोंगेट किया, ये पार्टिकल दूर चला गया, तो अब ये पार्टिकल इसे पुल करेगा। तो कुछ याद आ रहा है? वो सेटअप बताया था कि यार दो मॉलिक्यूल के बीच की जो फीलिंग है वो स्प्रिंग वाली फीलिंग आती है। मतलब अगर ये पार्टिकल दूर चला गया और ये इसे अपनी तरफ पुल करेगा, तो पुल करेगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेचुरल पोजीशन पर रुक जाएगा। ये थी स्प्रिंग, ये हमने इसे एक्स्ट्रा पुल किया यहाँ तक,
तो अब जब ये स्प्रिंग इसे वापस पुल करेगी तो क्या ये यहीं पर रुक जाएगा क्या? ये इसे क्या करेगा? कंप्रेस। कंप्रेस compress, करेगा। अब अगर ये वाला बगल वाला पार्टिकल फ्री टू मूव है तो इस कंप्रेशन का इफेक्ट इस पे भी दिखने लगेगा और ये पार्टिकल आगे मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि सोचो अगर ये दोनों पार्टिकल स्प्रिंग जैसी फीलिंग ही ना दें तो क्या ये स्टोरी चलेगी क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एनर्जी ऐसे एक एंड से दूसरे एंड पहुंचाना है कि आपने इसे डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्बेंस इसके पास पहुंचे, तो कौन सी प्रॉपर्टी उसके पास तक पहुंचाती है? इलास्टिक। इलास्टिक नेचर ऑफ दैट मीडियम। और आपको पता होना चाहिए कि किसका इलास्टिक नेचर ज्यादा होगा, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का? सॉलिड। सॉलिड का यार, भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज पैक्ड होते हैं, तुरंत अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं, अच्छे से काम करते हैं। लिक्विड में थोड़े दूर, गैसेस में और दूर। तो मतलब ये है कि वेव की स्पीड किसमें ज्यादा रहेगी? सॉलिड में। लिक्विड में और कम, गैसेस में और कम। पॉइंट समझ आया कि नहीं? अब प्रॉब्लम कि सोचो ये जो पार्टिकल थे, अबे सब लोग सुन रहे हो कि नहीं यार? Yes. यस सर। yes चलो sir, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहानी सुनाया जा रहा हूँ कुछ। ठीक है, सुनो। देखिए कि यार एक चीज तो मैंने बात की कि यार ये स्प्रिंग के बारे में सर ने कुछ तो बताया। क्या बताया मैंने? इलास्टिक नेचर के बारे में। अब सोचो अगर ये पार्टिकल बहुत भारी हो जाए, एम इसका बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो क्या इलास्टिक नेचर डोमिनेट कर पाएगा क्या? अरे भाई, मास अगर बड़ा है तो अगर आप पुश भी करोगे तो क्या ज्यादा कर पाओगे क्या? नहीं। no sir, इसका मतलब ये है कि इलास्टिक नेचर तो ठीक है, काम की चीज है, लेकिन इनर्शियल नेचर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये समझ आया या नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि वेव सिर्फ दो चीजों के बारे में है। अगर आपको कभी भी वेव का कुछ भी समझना है कि वेव की क्या बातें हैं, तो दो चीजें हैं, इलास्टिक नेचर सपोर्ट करेगा और इनर्शियल नेचर क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा। तो इसलिए अगर आपको कभी भी देखना है तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो जरूर आपको बताएंगे कि वेव कैसे जनरेट होगी। तो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना पेपर का। पेपर का क्या था, मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े थे। इसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि पेपर इलास्टिक, वैसे पेपर इलास्टिक नहीं है, तो पेपर में एक प्रॉब्लम, उसकी इलास्टिक नेचर क्या है? कम। मॉलिक्यूल भी बड़े हैं, तो यार एम ने एक तो प्रॉब्लम क्रिएट की और ई भी कम है, क्या वेव जनरेट होगी क्या? नहीं सर। नहीं। तो आपको स्पेशल कंडीशंस लानी पड़ेंगी कि वेव जनरेट हो। तो इसलिए हम क्या लेंगे, थिन इलास्टिक वायर। मतलब चलो थिन इलास्टिक छोड़ो, पहले ले लेते हैं क्या, रोप। एक रोप ले लेते हैं और उसका इलास्टिक नेचर अभी काम नहीं करेगा। आप उसे क्या करके रखो, टेंशन से पुल करके रखो। कैसे पुल करके रखो? टेंशन। मतलब कि सपोज एक रोप है, एक रोप को टाइटली दोनों एंड से पकड़ के रखो। जब आप बहुत टाइट पकड़ के रखोगे मतलब इलास्टिक अपने पीक पर होगा और रोप क्या होगी, थिन। अगर थिक रोप होगी तो नहीं होने वाला है। जब रोप क्या होगी, थिन, तो देखोगे कि आप बहुत फास्ट वेव को यहाँ पर जनरेट करा पाओगे। तो अब आप इसको अगर ऊपर ऐसे लेके जाओगे इस एंड को और फिर तेजी से नीचे लेके आओगे, मतलब अप एंड डाउन अगर आपने बहुत फास्ट किया तो ये एंड ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ का पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो ये वाला अपोज करेगा, ये और ऊपर जाएगा तो ये भी अपोज करते करते ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, फिर ये थोड़ा कम अपोज कर करके यहाँ तक। तो इसका मतलब जब तक आप इसे ऊपर लेके जाओगे यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक ऐसा सेगमेंट जनरेट हो जाएगा ये पार्टिकल्स का। ये किसके वजह से जनरेट हुआ, इलास्टिक नेचर की वजह से। और जब आप नीचे इनको लेके आओगे तो ये पार्टिकल नीचे आएगा, बट ये आना नहीं चाह रहा ना, ये आना नहीं चाह रहा, ये आना नहीं चाह रहा। जब ये नीचे आएगा अब इसके नेचर को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब जब ये लोग नीचे आएंगे ये वाला पार्टिकल कहाँ जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा।
और जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से बगल वाले पार्टिकल्स को ऊपर लेके आएगा। तो इसका मतलब जब आप इसे नीचे लेके आएंगे इस सेगमेंट को, तब ये वाला सेगमेंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली आपने एक पार्टिकल के डिस्टरबेंस से जितना आपने ये डिस्टर्ब किया उतना डिस्टरबेंस आपने पहले यहाँ क्रिएट कर दिया और फिर रिटर्न लाने में और यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो आपने पूरा इतनी दूर तक डिस्टरबेंस को क्रिएट कर दिया और वो डिस्टरबेंस इस तरीके का दिखेगा जबकि आपने मोशन इस तरीके से की। तो क्या ये कंप्लीट ऑसिलेशन है क्या? नहीं। आप एक तरफ गए रिटर्न आ गए, आप दूसरी तरफ नहीं गए ना, आप दूसरी तरफ जाए फिर रिटर्न आए, तो ये क्या बन जाएगा? वन ऑसिलेशन। और याद है आपने ऑसिलेशन में क्या चीज एक पढ़ी थी? टाइम पीरियड ना। इसका मतलब वेव के पास भी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। ओके, वेव के पास भी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। और जब आप नीचे लेके आओगे तो सेगमेंट कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा? नीचे। तो बेसिकली क्या जनरेट होगा? अगर ये मटेरियल इलास्टिक इनफ है तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगी? एक वेव। जब आप एक बार ऊपर नीचे फिर ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एक पूरी वेव आपको जनरेट हो जाएगी जो कि इस तरीके से दिखेगी। ये था हमारा स्टार्ट, फिर ये था हाफ, फिर ये और यहाँ पर एंड। समझ आया? अब अगर आप रुक गए यहाँ पर तो ये लोग तो नहीं रुके ना, ये पार्टिकल तो अभी भी ऊपर जाना चाह रहा है ना, तो ये पार्टिकल तो इसको आगे मूव कराएगा ही कराएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये इलास्टिक इनफ है मटेरियल तो ही ये वेव क्या करेगी? आगे की तरफ जाती जाएगी। ओके, तो थोड़ी देर बाद ये वेव कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं क्या कि हम एक हाफ सेगमेंट जनरेट करते हैं। क्या? ऊपर लेके गए नीचे लेके गए, और यहाँ पर कैसा जनरेट होगा? इस तरीके का एक सेगमेंट जनरेट हो जाएगा जो कि आगे चलता ही जाएगा। अब नोटिस करना कि यार जब इधर के पार्टिकल्स ने आगे वालों को डिस्टर्ब करके ऊपर उठा दिया तो इधर के खुद के पार्टिकल तो अब कैसे आ जाएंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे ना। मतलब t0 पर अगर वेव यहाँ पर है तो अगर मैं दूसरा फिगर बनाऊं जो कि t इक्वल टू लेट से 1 सेकंड बाद है तो वेव थोड़ा आगे पहुंच गई ना। तो अब कहाँ के पार्टिकल डिस्टर्ब है? ये पहले कहाँ के डिस्टर्ब थे? ये। तो अभी तो ये नॉर्मल हो गए ना। तो मैंने लाइन क्या बताई थी कि जब वेव पास हो जाएगी तो वो पार्टिकल फिर से क्या हो जाएंगे? सेम place. पे। फिर से सेम प्लेस पे। और अगर वेव कंटिन्यूअसली पास होती रहेगी तो जब तक एनर्जी पास करते रहोगे वो पार्टिकल बेचारे मूव करते रहेंगे। तो अगर आप ये बार बार ऐसे 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 ऑसिलेट कराते जाओ तो यहाँ पर वेव कंटिन्यूअसली चलती ही जाएगी, ये वेव आगे जाती ही जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। तो ये पार्टिकल भी कंटिन्यूअस मूव करेंगे। तो ये था हमारा वेव का प्रोपगेशन कि वेव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तभी वेव दिखेगी, ऐसे रैंडमली नहीं दिखेगी। और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? दो। क्या? इलास्टिक नेचर और इनर्शियल नेचर। इलास्टिक सपोर्ट करेगा, इनर्शियल अपोज करेगा। ठीक है, अभी इन्हें और डिटेल में न्यूमेरिकली भी देखेंगे तो टेंशन नहीं लेना है कि न्यूमेरिकली कैसे है। तो ये कंफर्म हुआ कि वेव किसी भी मीडियम में मूव कर सकती है। किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। बट श्योर है सॉलिड में ज्यादा देखने को मिलेगा, लिक्विड में कम, गैसेस में और कम। तो हमारा ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या था? ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये था कि जब आप एनर्जी दे रहे हैं किसी को तो आप इस पॉइंट से, ए पॉइंट से एनर्जी कहाँ पहुंचा रहे हैं? बी पॉइंट से। तो मीडियम का पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा था? अभी जो मैंने फिगर बनाया हम उसे ऑसिलेट कैसे करा रहे थे? अप एंड Up डाउन। and down. जबकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस डायरेक्शन में कर रहे थे? ए टू बी, अलोंग द रो। तो इसका मतलब ये है कि जब मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव होते हैं तो उस टाइप की वेव को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अब बताओ आपको लिक्विड में कोई वेव जनरेट करनी है तो क्या लिक्विड में अगर ये सरफेस ऊपर है, ओपन है,
आपने स्टोन डाला तो यहाँ पर वेव जनरेट हो गई, ठीक है, तो उसमें पार्टिकल अप एंड डाउन हो रहे हैं। लेकिन अगर ये पैक लिक्विड, तो उसमें कैसे जनरेट करेंगे? तो पैक लिक्विड में जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिक्विड को ऐसे थोड़ा सा पुश कर दो, तो पुश किया तो यहाँ के लिक्विड कंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन कम हो गया तो वो क्या करने लगेंगे, रिपेल। बट आपने तो ये कम करके ये फिक्स कर दिया, तो ये क्या करेंगे, बगल वाले मॉलिक्यूल को रिपेल करेंगे और ये पास आ जाएंगे। इन दैट मोमेंट ये सारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। बट फिर सेम सिनेरियो लगेगा, अगर दो मॉलिक्यूल पास आ गए तो वो क्या करेंगे, दूर होने का ट्राई करेंगे। तो फिर से ये वाले मॉलिक्यूल दूर होने का ट्राई करेंगे और इधर वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बहुत ही पास आ जाएंगे। बट जब ये दूर होंगे तो ये तो दोनों तरफ अब ओपन है ना, तो इन्हें क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, खुद दूर हो जाएंगे और इधर भी कंप्रेस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि लिक्विड्स में जो वेव मूव होगी वो किस फॉर्मेट में मूव होगी, कंप्रेशन। और जब मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्मेट में मूव होगी। और गैसेस में भी यही सिनेरियो मूव होगा। कैसे मूव होगी वेव, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। क्यों क्यों, क्योंकि इनके पास सॉलिड जैसी क्या चीज नहीं है, सॉलिड जैसी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास, इलास्टिसिटी। तो ये बेचारे कंप्रेशन और वापस से फिर मॉलिक्यूलर लेवल रिलीज करके लेके आते हैं। तो इनडायरेक्टली ये जो कंप्रेशन और रिलीज है ये भी क्या है, इलास्टिक है, लेकिन ये वीक है काफी। क्लियर, ये सिनेरियो क्या है, काफी वीक सिनेरियो है। हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं कि यार इसका मतलब मीडियम किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहा है। हम अपनी एनर्जी आगे भेज रहे हैं और मीडियम भी किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहा है, टू एंड फ्रो। देखे ना, मीडियम भी तो इधर ही डिस्टर्ब हो रहा है ना। क्या मीडियम पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं क्या कहीं, टू एंड फ्रो डिस्टर्ब हो रहा है ना। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं अगर हमें एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करानी है। एक मेथड है जिसमें पार्टिकल कहाँ मूव होंगे, अप एंड डाउन। वो कहाँ देखने को मिलेगी, सॉलिड। एक मेथड होगा जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करके कंप्रेस और वापस रेयर, कंप्रेस और वापस रेयर होगा। उसमें इसका मतलब ऑसिलेशन कहाँ हो रहा है, अलोंग द डायरेक्शन। उस वेव को हम बोलते हैं क्या, लॉन्जिट्यूडनल वेव। ओके, तो दो टाइप से मैकेनिकल वेव हो सकती हैं, क्या क्या, ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो चले इन्हें देख लेते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में देख लेते हैं। तो यार अब मैं ऐसा लैंग्वेज वाइज नहीं लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या है। अगर वेव प्रोपोगेट हो रही है आगे की तरफ तो मेनली पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो यार इनको लिख लेते हैं तो मुझे लगता है बेटर है, नहीं तो भूल जाओगे। ये वेव मोशन है और ये क्या है, मीडियम पार्टिकल। तो क्या आंसर आएगा ट्रांसवर्स वेव का, क्या रिलेशन होगा, a type of mechanical wave in which the oscillations of particles of medium are perpendicular to the motion of, or perpendicular to the direction of propagation of wave.
यार ये समझ आया कि नहीं सबको? ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी? कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी? सॉलिड्स। इन सॉलिड्स। और मैं लिखूंगा वेव्स इन सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग में जो वेव्स जनरेट होंगी वो क्या होंगी? ट्रांसवर्स नेचर की होंगी। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्रिंग वेव को ही स्टडी करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग वेव को ही नोटिफाई किया हुआ है। दूसरा क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं, आज काफी सारा डिस्कशन हो गया है। लॉन्जिट्यूडनल वेव, कोई बताया लॉन्जिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन फिर क्या लिखेंगे? बता डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अरे कोई बता दो यार। Oscillation of particles of medium is parallel to the motion of wave. ओके, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा इन विच ऑसिलेशंस। सो यहाँ पे भी लिख लेते हैं इन विच ऑसिलेशंस ऑफ particle of mediums in which particles of medium in which oscillations of particles of medium is along the direction, or oscillations of particles of medium are parallel to the direction of propagation of wave. इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या है? वेव्स ऑन लिक्विड एंड गैसेस। क्या? वेव्स ऑन लिक्विड्स एंड गैसेस। बट इसको मिसकॉन्सेप्शन नहीं ले लेना है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में वो क्या है? साउंड वेव। ठीक है, अब इसे मिसकॉन्सेप्शन क्यों नहीं लेना? क्या साउंड सॉलिड्स में नहीं जा सकता? क्या जा सकता है? तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे सॉलिड्स में यही वेव्स होगी। तो इसका मिसकॉन्सेप्शन नहीं लेना है, किसी भी तरीके से हो सकती है, सिर्फ वीक और स्ट्रॉन्ग की बात होगी। ओके, तो जो भी वेव सॉलिड्स में जनरेट होंगी वो सेम ही रहेंगी। तो ये लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वरना इसको मिसकॉन्सेप्शन मत ले लेना। यहाँ पर एक ही एग्जांपल लिख लेते हैं, स्ट्रिंग वेव, और यहाँ पर वेव्स ऑन लिक्विड्स एंड गैसेस हटा सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं साउंड वेव एंड एक्स्ट्रा। अभी इसको मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। क्या? बोथ टाइप ऑफ वेव्स can be generated on all mediums. Okay, like solids, liquid and gases. Liquids and gases. और किन बातों पे डिपेंड करेगी? उनके इलास्टिक और इनर्शियल नेचर पे वो डिपेंड करने वाली है वेव उनकी। ठीक है, सो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही थी, क्या? ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब हम बात करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किन पे डिपेंड करती है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो वेव में अगर हम आगे जाएं, वेव में अगर आगे पॉइंट डिस्कस करें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेव की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज नहीं, पैरामीटर्स। सो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या? पैरामीटर्स ऑफ
वेव्स, पैरामीटर्स ऑफ वेव, ठीक है। अच्छा, देखें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी कि एक रोप ली हमने, यहां पर हमने क्या कराया, हमने इसे एक फोर्स लगाया और इसे ऊपर की तरफ पुल किया और फिर इसे वापस नीचे की तरफ लेके आए। अगर हमने ये सिनेरियो किया, हम इसे ऊपर लेके आए, नीचे लेके आए, तो मतलब हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, ऑसिलेशन क्रिएट किया। क्या किया, हाफ ऑसिलेशन, हमने क्या क्रिएट किया, हाफ ऑसिलेशन। तो उसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक इस टाइप का एक वेव सेगमेंट जनरेट हो गया है, ठीक है। और ये सेगमेंट अगर आप डिफरेंट टाइम पर देखोगे तो ये आगे जाता जाएगा। क्यों, क्योंकि बाद में ये पार्टिकल्स वापस से रेस्ट पे आने का ट्राई करेंगे, बट तब तक ये एनर्जी इन पार्टिकल्स को ऊपर पुल कर लेगी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, तो अगर एट t इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 क्या था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एट t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर कुछ था क्या, नहीं। एट t/2 अगर हम बात करें, तो एट t/2 मतलब हाफ ऑसिलेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, एक हाफ वेव जनरेट हो गई। और अगर मैं बात करूं कि मैंने सिर्फ हाफ ऑसिलेशन ही जनरेट किया था, तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे, सपोज इस फिगर को यहीं पे लिख देते हैं, हमने यहाँ पर एक हाफ ऑसिलेशन जनरेट किया, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट टाइम पर देखते हैं, एट t ग्रेटर देन t/2, t/2 से ज्यादा में देखेंगे तो ये वेव क्या करेगी, आगे थोड़ी जा चुकी होगी। समझ आया सबको। तो पहले वहां पर स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ पर t/2 थोड़ा आ गया, तो पहले वेव थी यहाँ पर, अभी वेव क्या हुई है, थोड़ी सी आगे मूव कर गई है। इस तरीके से सो वेव यहाँ पर आगे मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस मीडियम की इलास्टिसिटी की वजह से ये वेव क्या कर सकती है, आगे मूव कर सकती है। सो ये बन गई हमारी वेव का मूवमेंट, ठीक। अच्छा, अब क्या यहाँ पर एनर्जी मैं बार बार दे रहा हूँ या जस्ट मैंने एक बार ही दी, एक बार एक बार ही दी, एक बार ही दी, तो वो आगे चला गया। अगर मैं यहाँ पर क्या प्रोवाइड करूं, कंटिन्यूअस एनर्जी, अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करूं, मतलब मैं ऑसिलेट करा रहा हूं, या फिर मैं क्या एक लगा दूं, ऑसिलेटर लगा दूं। वो ऑसिलेटर क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। और किस टाइप में एनर्जी प्रोवाइड करता रहे, कंटिन्यूअस। तो क्या प्रोवाइड करता रहे, कंटिन्यूअस। तो पहले इधर गया, फिर इधर गया और फिर वापस रिटर्न आया। तो ये क्या क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्या हो गया, एक फुल ऑसिलेशन। क्या हो गया, ये एक फुल ऑसिलेशन हो गया। और फुल ऑसिलेशन मतलब ये कि आपको फिर कैसा दिखेगा, इस तरीके का। और सोचो अब ये कंटिन्यूअस करता रहे, तो इसी तरीके का सेगमेंट आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगा ना। तो इसका मतलब इस फुल ऑसिलेशन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, फुल ऑसिलेशन अगर हो जाएगा तो ऐसा मिलेगा। और अगर मैं कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करूं, मतलब क्या करूं, एक ऑसिलेटर लगा दूं और कंटिन्यूअस ऑसिलेशन प्रोवाइड करूं, तो हमें पूरी क्या मिल जाएगी, एक वेव का ये पूरा सेगमेंट। अगर यहाँ पर क्या करता रहे, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन होता रहे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूअस ऑसिलेशन हो रहा है। बिकॉज एक पॉइंट पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको
सेपरेट दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, एक वेव देखने को मिलेगी, जो कि कुछ भी रैंडम हो सकती है, डिपेंड करेगा फाइनल आप कहाँ पर है। लेट्स से यहाँ पर है आप, तो इसका मतलब फाइनली यहाँ पर रुकेगा आपका फाइनल। तो देखना, ये है स्टार्ट, ये है स्टार्ट, और ये क्या, एंड यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको इस तरीके से पूरा सेगमेंट देखने को मिलेगा। समझ आया या नहीं? तो ये हमारी फुल क्या बन गई, एक वेव। तो अगर हम उसे कंटिन्यूअस एनर्जी देंगे, कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देंगे, तो वो एक सेगमेंट से हटके क्या बन जाएगी, वेव बन जाएगी। इस एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं, वेव पल्स। इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, वेव पल्स। ये पूरा वेव नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक पल्स है, या इसे रिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपल। ठीक, तो आपको ये समझ आया कि अगर कंटिन्यूअस एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो एक वेव बन जाएगा। अच्छा, कंटिन्यूअस एनर्जी कौन दे रहा है, ये क्या है, एक, ये क्या है, एक सोर्स, ये क्या है, एक सोर्स, और वो सोर्स हमारा क्या है, ऑसिलेटर। अच्छा, क्या ये सोर्स अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ केसेस में सन क्या है, लाइट का सोर्स है, बल्ब भी लाइट का सोर्स है। तो इसका मतलब सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज इन्हें बल्ब लाइट इनको फिजिकली समझना मतलब इजी नहीं है, इसलिए हम अपने जो रेस्ट्रिक्शन को है फिजिकल सोर्स से लेके आते हैं। तो फिजिकल सोर्स क्या हो गया, ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेटर क्या कर रहा है, ऑसिलेटर क्या कर रहा है, ये सोर्स क्या कर रहा है, इस सोर्स के पास क्या है, एक, एनर्जी। हाँ, एनर्जी। ये उससे क्या जनरेट कर रहा है, एक फिक्स्ड वेव जनरेट कर रहा है। फिक्स्ड टाइम पीरियड क्या है इसके पास, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में ये पार्टिकल को कुछ एम्पलीट्यूड दे रहा है। अच्छा, फिर एक टर्म आता है क्या, फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है। फिर बात आता है कि कितना एम्पलीट्यूड दे रहा है। ये तीन टर्म यहाँ पर आते हैं या नहीं, ये समझ आया कि नहीं। अगर सोर्स है तो उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसका उल्टा फ्रीक्वेंसी होगा, और एक एम्पलीट्यूड होगा। तो ये जो सोर्स ने वेव क्रिएट की है, आप नोटिस करो, इस वेव की भी प्रॉपर्टीज यही हो जाएंगी ना, पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड। और बताओ एक वेव का टाइम पीरियड कितना होगा, एक फुल वेव कितना जनरेट होगी, उतनी ही तो जनरेट होगी जितना आपने ऑसिलेट कराया इस फिगर में, बताए। 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव का जो टाइम पीरियड होता है, ये किसके बराबर होता है, कोई डाउट क्या। इसका मतलब वेव की एक क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो भी किसके जैसे हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ Source. अभी ये समझ आया कि नहीं यार, सोर्स यार जिस तेजी से एनर्जी, जिस फास्ट से एनर्जी चेंज करना चाहेगा, वही तो एनर्जी की हो जाएंगी ना पॉइंट्स। एम्पलीट्यूड बताएं, ये भी सेम हो जाएगा ना। अच्छा, तो तीन पैरामीटर रहेंगे क्या सेम, कौन कौन से, या तीन पैरामीटर कौन कौन से सेम रहेंगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगल। हाँ। सो ये किसके जैसा होगा, ये होगा एम्पलीट्यूड गिवन बाय सोर्स। अब देखेंगे कि कौन सी चीजें कैसे बदलेंगी, क्या नहीं होंगी। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी वेव की, यार वेव आगे मूव भी तो हो रही है ना, और कुछ लेंथ भी कवर कर रही है।
ये ऑसिलेटर कुछ लेंथ कवर कर रहा है क्या? नहीं, ऑसिलेटर तो वहीं रखा हुआ है ना, बट वेव तो आगे ट्रेवल कर रही है ना, तो वेव दो चीजें कवर करेगी क्या? डिस्टेंस विद सर्टेन Speed. स्पीड। तो यहाँ पर वेव के लिए दो एक्स्ट्रा पैरामीटर आने वाले हैं, क्या? स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या आएगा? दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स, स्पीड एंड डिस्टेंस। अच्छा, तो हुआ क्या यार, डिस्टेंस तो बहुत ही एक जनरलाइज्ड टर्म है। अगर हमें और बेटर वे में कहना है तो हम नोटिस करेंगे कि एक टाइम पीरियड में कितनी वेव निकल आती है। तो ये क्या हुआ, एक टाइम पीरियड हुआ, इसमें कितनी वेव बनी, ये। तो यार इस वेव को ही क्या कह देते हैं? वेवलेंथ। तो बेसिकली ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ अ वेव इन और डिस्टेंस ऑफ अ वेव कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। समझ आया कि नहीं? क्योंकि इसके बाद तो फिर से ये रिपीट हो जाएगी ना। तो इसका मतलब किसी एक वेव की लेंथ किसे बोलेंगे हम? डिस्टेंस कवर्ड इन one time period. वन टाइम पीरियड। अच्छा, एक बहुत ही काम की बात अभी बताओ कि यार एक्चुअल में जो वेवलेंथ होती है, जो आपने ये टर्म सुना होगा यार, 9th में सुना है कि नहीं वेवलेंथ? रियल में जो वेवलेंथ होती है ना, वो इसे बोलते हैं, इस पाथ को कितना दूर वो कवर करती है। बट एज पर द 11th एंड 12th सिलेबस, हमें ये पाथ को सॉल्व कर पाना कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो उसके जगह पर हम क्या मानते हैं कि ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? Small. स्मॉल है। तो अगर यार एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो कुछ ऐसी फीलिंग आएगी ना, तो देखने में कभी बनाई नहीं जाती वेव ऐसी, बट रियलिस्टिक वे यही है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या है उसका, काफी कम है। तो इस कर्व को ही क्या मान सकते हैं हम, ये वाली लेंथ। तो बेसिकली 11 12th के अकॉर्डिंग आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि वेवलेंथ एक्चुअली ये कर्व होती है। हम क्या बोलेंगे, ये जो मीडियम में कवर्ड लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो टेंशन नहीं लेना, वेवलेंथ किसे बोलेंगे, वो एक टाइम पीरियड में जितनी दूर जाएगी उसी को क्या बोलेंगे। And फिर से बता रहा हूँ कि जब तक इसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया, वन ऑसिलेशन में ये वेव जितनी दूर तक गई उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। wavelength. यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर हम एक यूनिक पॉइंट यूज करते हैं और उस यूनिक पॉइंट को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं उस यूनिक पॉइंट को, Wavelength. वेवलेंथ। ठीक है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स ऑफ वेव में जब हमने ये सेटअप देखा कि यार वेव तो बिल्कुल सोर्स पे ही डिपेंड करेगा, तो हमें यही सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। ठीक है, यही सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। तो पहला पैरामीटर जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे फेमस होता है, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव एफ भी लिखते हैं और न्यू भी लिखते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, एफ या फिर न्यू। ये क्या चीज होती है कि एक उससे वेव कितना फास्ट आ रहा है। तो बेसिकली फास्ट आ रहा है तो चेक करना पड़ेगा, ऑसिलेटर जितना फास्ट उसे ऑसिलेट कराएगा उतना तेजी से वेव आएंगे। क्लियर या नहीं, ऑसिलेटर Yes, जितना फास्ट मूव कराएगा उतना वेव आएंगे। तो हमने एक रेफरेंस ले लिया कि और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 second. 1 सेकेंड। तो यही देखेंगे यार कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वेव आ गए कितनी देर में, 1 second. 1 ये 1 सेकेंड में। तो वही हमारी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ oscillations per unit. ऑसिलेशन इन 1 second. Second. 1 सेकेंड। ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं।
ठीक है। सो ये जस्ट डेफिनेशन के लिए है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल वर्ड पे देखे क्या है, कैसे डिफाइन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, यूनिट इसका फेमस होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड है, मतलब 1/सेकेंड। ठीक, सो विच मींस क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। और एक फेमस यूनिट होता है क्या, हर्ट्ज। हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी का अपना फेमस यूनिट हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करें कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है, ये क्या हो जाता है, 1/टाइम पीरियड। तो ये रिलेशन तो ऑलरेडी हमने एसएचएम में पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, 1/टाइम पीरियड, मतलब बेसिकली F इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1/T। अच्छा, अभी दूसरी बात ये है, एक टर्म सुना होगा आपने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो सही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा। डिफाइन कैसे करेंगे, तो जैसे हम लीनियरली बोलते हैं कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो एंगुलर मतलब कितना कवर होना चाहिए, 2 पाई। सो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 ऑसिलेशन कवर होने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे 2 पाई एंगल कवर होने में कितना टाइम लगा। क्लियर, तो लिखने की जरूरत है क्या डेफिनेशन, एसएचएम में ऑलरेडी लिखा है, 2 पाई कवर होने में जो टाइम लगता है ओमेगा, और वो कितना होता है 2 पाई बाई टी, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो ये क्या बन जाता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों सोर्स पर डिपेंड करते हैं और वही हो जाती है किसकी, वेव की। इसका मतलब इसकी सबसे हाईलाइटेड प्रॉपर्टी होती है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is a unique property which never changes. It only depends upon, किस बात पे डिपेंड करती है, the source generating it. Clear, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक सरफेस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक वेव आई, यहाँ पर क्या है, एक वेव, ये क्या आई, एक वेव। तो यार 3 चीजें होंगी, ये वेव क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो जाए, ये वेव कुछ क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो जाए, और कुछ क्या हो सकती है, ट्रांसमिट। अब समझना, वेव का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। क्या ले लेता हूं, साउंड। मैंने एक साउंड जनरेट किया कि यार हेलो एवरीवन, मैंने क्या जनरेट किया, हेलो एवरीवन। तो समझना, मैं यहाँ पर पर्सन हूँ, मैं यहाँ से साउंड जनरेट कर रहा हूँ, क्या, हेलो एवरीवन। यहाँ पर एक वॉल है, क्या है, एक वॉल। तो कुछ मे बी कुछ पर्सन इसके अंदर हो सकते हैं, ओ सॉरी, वॉल के अंदर, एब्जॉर्ब भूल जाओ, कुछ लोग यहाँ पर बाहर हो सकते हैं और कुछ यहाँ पर खड़े होंगे। तो 3 तरीके से वेव जा पाएगी। एक तो होगी जो इसे ट्रांसमिट करके पहुंचेगी, एक वेव होगी जो रिफ्लेक्ट करके पहुंचेगी, एक वेव होगी जो इसके पास डायरेक्ट पहुंचेगी। क्या डिफरेंस फील होगा तीनों को, क्या हेलो एवरीवन की जगह
हेलो, नो वन, ये सुनाई देने लगेगा क्या? नो सर। ओके, तो अगर मैंने जनरेट किया क्या, अगर मैंने जनरेट किया हेलो एवरीवन, हमने क्या जनरेट किया? साउंड हेलो। सो अगर हमने हेलो साउंड जनरेट किया तो चाहे पर्सन ए ने जनरेट किया अगर, तो जो बी है या सी है, सब लोग क्या सुनेंगे? उसे हेलो ही सुनेंगे। सिर्फ डिफरेंस किस चीज का फील आएगा? साउंड का जो लाउडनेस है वो कम हो जाएगा ना, वीक हो जाएगा साउंड। बट क्या साउंड का एसेंस चेंज हो जाएगा क्या? No. नहीं। नहीं। So if we generate a sound saying hello, so B and C both will hear the same. So B and C will hear the same words. तो उन सबको सेम वर्ड्स सुनाई देने वाला है। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी एक डेटा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है जो कि कभी चेंज नहीं होती है। मैटर नहीं करता है कि वो उस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, ट्रांसमिट हो गया है, उसका एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्या चीज चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी। क्लियर ना एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो इसका मतलब ये है कि एनर्जी, एम्पलीट्यूड में चेंज while passing. ओके, एनर्जी एम्पलीट्यूड के साथ साथ अभी मैंने नई क्वांटिटीज बताई जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। स्पीड, वेवलेंथ एटसेट्रा में चेंज when a wave passes through any different medium. Any different medium. Clear? But क्या चीज चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी। Yes, but frequency will remain same. रीजन समझ आया कि क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एक ऑसिलेटर से वेव जनरेट की है इस तरीके से, तो टाइमर तो सेम लगा रहेगा ना। जितने टाइम पे ये ऑसिलेट होगा उतने में ही होगा ना। आगे जाके इसकी एनर्जी वगैरह वीक हो जाएगी, बट जो नॉलेज है वेव इतनी है वो नहीं चेंज होगी। जो उसे टाइम कंज्यूम हुआ है वो वही रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी प्रॉपर्टीज को और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कब कैसे चेंज होगी, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes. ठीक है। तो आज वेव में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, हम वेव के थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे ही थे कि क्योंकि थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी क्वांटिटीज पे देखेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे। ये सारी क्वांटिटीज जो पैरामीटर्स हैं वेव के। ओके, ठीक है। Yes. चलो ठीक है यार, फिर काफी है आज के लिए। ओके, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू। हाँ सर।